बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट करने से पहले हम ग्लाइकोलिसिस की थोड़ा इंपॉर्टेंस बता देते हैं। मेनली ग्लाइकोलिसिस हमें प्रोवाइड कर देता है एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी के पर्पस के लिए, और ये हमें ऐसे इंटरमीडिएट प्रोवाइड कर सकता है जिसके ज़रिए से हम दूसरे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल फैटी एसिड्स। अब एनर्जी के लेवल को कंट्रोल करने के लिए और दूसरे इंटरमीडिएट के लेवल को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर देते हैं, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस कर देते हैं। ग्लाइकोलिसिस को कंट्रोल कर देते हैं कि कितनी एनर्जी हमें चाहिए। अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग करनी चाहिए। अगर एनर्जी हमें ज़रूरत नहीं है एनर्जी की, तो फिर हम क्या कर देते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को स्पेयर कर देते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को स्प्लिटिंग से बचा देते हैं। अब रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस हम किन स्टेप्स पे करेंगे? मेनली ग्लाइकोलिसिस उन स्टेप्स पे रेगुलेट होता है, उन स्टेप पे आप ग्लाइकोलिसिस को कंट्रोल करते हैं जो स्टेप्स ग्लाइकोलिसिस में इरिवर्सिबल है। वो स्टेप्स जो इरिवर्सिबल स्टेप है, वहाँ पे आप ग्लाइकोलिसिस को कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्सिबल स्टेप पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आते हैं कि इरिवर्सिबल स्टेप में जो एंजाइम्स रिक्वायर है, उन एंजाइम्स के ज़रिए से हम उन स्टेप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेनली 3 एंजाइम्स है, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पाइरुवेट काइनेज के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं इरिवर्सिबल स्टेप्स में। इन एंजाइम्स के कंट्रोल से आप ग्लाइकोलिसिस की रेगुलेशन कर सकते हैं, आप ग्लाइकोलिसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस को हम 3 तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं। एक, इसको एलोस्टेरिक इफेक्टर के ज़रिए से। किस चीज़ से? एलोस्टेरिक इफेक्टर्स का क्या मतलब है? एलोस्टेरिक इफेक्टर्स का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक एंजाइम है, ये एंजाइम हो गया, इसका ये एलोस्टेरिक साइट है। ये एंजाइम का क्या है? एलोस्टेरिक साइट है। अब एलोस्टेरिक साइट पे एक एलोस्टेरिक इफेक्टर आएगा और इसके एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद क्या होगा, इस एंजाइम की या तो एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी या इस एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं एलोस्टेरिक इफेक्टर। एलोस्टेरिक इफेक्टर क्या कर देता है कि आके बाइंड हो जाता है एलोस्टेरिक साइट पे और एंजाइम की एक्टिविटी को या कम कर देता है या इसको ज़्यादा कर देता है। ये तो हो गए एलोस्टेरिक इफेक्टर्स। अब कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के ज़रिए से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में क्या होता है? कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में हम एटम, फंक्शनल ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स को एंजाइम के साथ अटैच कर देते हैं, और इन अटैचमेंट की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी या तो कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। क्या कर देते हैं हम, एटम्स को या फंक्शनल ग्रुप्स को या ग्रुप्स ऑफ एटम्स को हम अटैच कर देते हैं एंजाइम्स के साथ, और अटैचमेंट के बाद क्या होता है, इस एंजाइम की एक्टिविटी या ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। इस तरह भी हम एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा जो लेवल है वो है जीन के लेवल पे। हम ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर भी एंजाइम्स के अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एंजाइम के अमाउंट को आपने कंट्रोल कर दिया, तो एज अ रिजल्ट आप एंजाइम की एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो हो गए 3 तरीकों से, एलोस्टेरिक इफेक्टर के ज़रिए से, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के ज़रिए से और ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए से। एलोस्टेरिक इफेक्टर में कोई एलोस्टेरिक इफेक्टर आएगा, एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएगा या इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी या कम होगी इसकी वजह से। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में हम एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अटैच कर देते हैं एंजाइम की वजह से, उससे एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तीसरा जो लेवल है वो है ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे। हम जीन्स के लेवल पे क्या कर देते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम के अमाउंट को कंट्रोल कर देते हैं। एंजाइम की अमाउंट अगर आपने कंट्रोल कर दी तो एंजाइम की एक्टिविटी भी कंट्रोल होगी। अब आते हैं एक-एक को बयान करते हैं कि रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस मसल में किस तरह होता है और रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस लीवर में किस तरह होता है। तो सबसे पहले आते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन मसल। रेगुलेशन ऑफ ग्लाई अगर आपने ग्लाइकोलिसिस के रेट को कंट्रोल करना है मसल में, तो सबसे पहले मतलब आपने इनके एंजाइम्स के रेट को कंट्रोल करना है। एंजाइम्स के रेट को कंट्रोल करोगे, एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करोगे, तो आप ग्लाइकोलिसिस को रेट को डेफिनिटली कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की तरफ। अगर हमारे साथ अगर हमारे साथ सेल्स में, मसल्स में एनर्जी ज़्यादा है, मसल में क्या है, एटीपी का लेवल ज़्यादा है और एएमपी का लेवल कम है। मसल में अगर एएमपी का लेवल कम है और एटीपी का लेवल ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को इनहिबिट करेगा और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को की इनहिबिशन की वजह से ग्लाइकोलिसिस कंट्रोल हो जाएगा। एक ये है कि हाई लेवल ऑफ एटीपी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को इनहिबिट कर देता है। ये हाई लेवल ऑफ एटीपी क्या कर देता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को कहता है कि अपना जो लव है, अपनी जो एफिनिटी है अपने सबस्ट्रेट के साथ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ, ये भाई कम करे। तो ये इन दोनों के लव को कम कर देता है और इसकी वजह से क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस का रेट कंट्रोल होता है। मतलब इन दोनों को जुदा कर देता है, इन दोनों की बॉन्डिंग, इन दोनों का लव और इन दोनों का अपने साथ जो रिलेशन है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का, ये कम कर देता है और इसी तरह ये ग्लाइकोलिसिस के रेट को कंट्रोल कर सकता है।
अब अगर हमारे साथ एएमपी ज़्यादा हो गया, एएमपी ज़्यादा का मतलब ये है कि हमारे साथ सेल में एनर्जी कम है, सेल में एनर्जी कम है। एएमपी ज़्यादा हो गया, एटीपी कम हो गया, सेल में एनर्जी कम है। तो ये हाई लेवल ऑफ एएमपी क्या करेगा, ये इसको इसकी एक्टिविटी को मज़ीद एनहांस करेगा, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी को मज़ीद एनहांस करेगा, इस एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा और ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एमपी क्यों कंट्रोलर है, एडीपी क्यों कंट्रोलर नहीं है। हमें पता है कि एटीपी जब स्प्लिट हो जाती है, एटीपी मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल ये एटीपी हो गया, इसकी स्प्लिटिंग हो गई एडीपी एडीपी प्लस एएमपी में, एडीपी प्लस एएमपी में। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एडीपी क्यों कंट्रोलर नहीं है, एएमपी कंट्रोलर है यहाँ पे फास्फोफ्रक्टोकाइनेज का। तो असल में होता ये है कि फॉर एग्जांपल ये एटीपी मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग हो गया, इसके रिजल्ट में एडीपी आ गया, दूसरे एटीपी मॉलिक्यूल का भी स्प्लिटिंग हो गया, उसके रिजल्ट में भी एडीपी आ गया। अब दो एडीपी मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं और इसका कॉम्बिनेशन कौन कर देता है, इसको आपस में कौन मिला देता है, एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं इडिनलाइट काइनेज एंजाइम इन दोनों को मिला देता है और इसके रिजल्ट में हमारे साथ एक एटीपी बन जाती है और दूसरा एएमपी। अब ये एएमपी क्या कर देता है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज के लेवल को कंट्रोल करता है। इडिनलाइट काइनेज एडीपी को कंबाइन करके एटीपी प्लस एएमपी बना देता है और ये एएमपी फिर आके फास्फोफ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी को रेगुलेट कर देता है और इसी तरह ग्लाइकोलाइसिस को ये रेगुलेट कर सकता है। और याद रखिए कि ये प्रोसेस जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये तो हो गया, एटीपी ने भी कंट्रोल कर दिया, एमपी ने भी कंट्रोल कर दिया। तीसरा ए है, आप इसको ट्रिपल ए से याद रख सकते हैं, ट्रिपल ए से आप इसको याद रख सकते हैं। तीसरा जो चीज़ है वो है एसिडिटी। अगर पीएच लोअर हो गया, इट मीन्स की कंडीशन क्या है, एसिडिक है। अगर पीएच लोअर हो गया, कंडीशन एसिडिक हो गया, तो एसिडिक कंडीशन में फास्फोफ्रक्टोकाइनेज इनहिबिट होगा। एसिडिक कंडीशन क्या कर देता है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज को इनहिबिट कर देता है और इस तरह ग्लाइकोलाइसिस को कंट्रोल कर देता है। क्यों ये एसिडिटी इसको फास्फोफ्रक्टोकाइनेज को इनहिबिट करता है, इसका कोई इंपॉर्टेंस है? हाँ, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब फॉर एग्जांपल एक एक्सरसाइज हो रहा है एक मसल का और उस एक्सरसाइज के रिजल्ट में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, मसल एक्सरसाइज हो रहा है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है और उसके रिजल्ट में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। लैक्टिक एसिड हमें पता है एक एसिड है और इसका ज़्यादा एक्युमुलेशन मसल्स के लिए नुकसानदेह है। सो मसल के डैमेज को अवॉइड करने के लिए हम लैक्टिक एसिड के लेवल को कम करेंगे। लैक्टिक एसिड के लेवल को हम किस तरह कम कर देते हैं, लैक्टिक एसिड ये एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड कर देता है और ये एसिडिटी फिर क्या कर देती है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज को इनहिबिट कर देती है। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज इनहिबिट होगा तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा, ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा, इस कंडीशन में एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा और इसी तरह हम मसल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द लैक्टिक एसिड। अच्छा, अब तो ये हो गया फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब आते हैं कि हेक्सोकाइनेज की रेगुलेशन किस तरह होती है। हेक्सोकाइनेज का जो अपना प्रोडक्ट है, हेक्सोकाइनेज क्या कर देता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट आके हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट कर सकता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो ये क्या करेगा, हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट करेगा नेगेटिव फीडबैक के थ्रू। इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो इसकी एक्टिविटी को कम करेगा, फीडबैक इनहिबिशन करेगा हेक्सोकाइनेज का। कौन, इसका अपना ही प्रोडक्ट ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट का अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो इट मीन्स कि सेल में एनर्जी क्या है, ज्यादा है। सेल में एनर्जी ज्यादा है तो सेल को जरूरत नहीं है किस चीज का, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग का। और ग्लूकोज 6 फास्फेट का ये भी मतलब है कि सेल में मजीद ग्लाइकोजन के सिंथेसिस के लिए ग्लूकोज की जरूरत नहीं है। ग्लूकोज 6 फास्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने के दो मतलब है। एक ये कि एनर्जी हमारे साथ ज्यादा है, एनर्जी अगर ज्यादा है तो ये हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट करेगा और इसी तरह ग्लाइकोलाइसिस को स्टॉप करेगा। दूसरा मतलब ये कि ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट से। अगर ग्लूकोज 6 फास्फेट ज्यादा है तो सेल ये कहता है कि ना मुझे एनर्जी के लिए ग्लूकोज 6 फास्फेट चाहिए और ना ग्लाइकोजन के सिंथेसिस के लिए, तो ये हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट कर देता है और ग्लूकोज को कहता है कि आप ब्लड में ही रहे। ग्लूकोज को क्या कहता है कि आप ब्लड में रहे, आप सेल ना आए, क्योंकि सेल में आपको ना तो एनर्जी के लिए जरूरत है और ना ग्लाइकोजन के सिंथेसिस के लिए आपको यहाँ पे जरूरत है। हेक्सोकाइनेज तो अपने प्रोडक्ट ने इनहिबिट कर दिया। दूसरा, इसको किस तरह रेगुलेट कर सकता है, दूसरा इसको अगर आपने क्या कर दिया, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज को इनहिबिट कर दिया ड्यू टू इन रीजन, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज इनहिबिट हो गया ट्रिपल ए की वजह से। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज इनहिबिट होगा तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो डेफिनेटली ग्लूकोज 6 फास्फेट का भी कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ग्लूकोज 6 फास्फेट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो हमें पता है हेक्सोकाइनेज फिर इनहिबिट होगा।
फास्फोफ्रक्टोकाइनेज इनहिबिट हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने के बाद क्या होगा, हेक्सोकाइनेज इनहिबिट होगा। हेक्सोकाइनेज भी हो गया, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज भी हो गया। अब लास्ट आते हैं पायरुवेट काइनेज की तरफ। पायरुवेट काइनेज क्या कर देते हैं, फास्फोइनोल पायरुवेट को यानी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है कीटो पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है, और इसके रिजल्ट में हमारे साथ एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। दो चीजें बनती है, एक एटीपी बनता है और दूसरा पायरुवेट। इस पायरुवेट मॉलिक्यूल को आप मजीद ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, पायरुवेट मॉलिक्यूल को आप मजीद ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, और पायरुवेट मॉलिक्यूल को आप सिंथेटिक रिएक्शंस में यूज कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स में बनाने के लिए। पायरुवेट काइनेज क्या कर देते हैं, फास्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट कर देते हैं पायरुवेट में। एक तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दूसरा पायरुवेट। पायरुवेट को आप मजीद ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और इसको सिंथेटिक रिएक्शन में भी यूज कर सकते हैं। पायरुवेट काइनेज का इनहिबिटर कौन है, अगर हमारे साथ एटीपी का लेवल हाई है, मतलब एनर्जी हाई है सेल में, तो हाई एनर्जी लेवल क्या करेगा, पायरुवेट काइनेज को इनहिबिट करेगा। हाई एनर्जी लेवल किस चीज को इनहिबिट करेगा, पायरुवेट काइनेज को इनहिबिट करेगा। एक तो इसका ये इनहिबिटर हो गया। दूसरा पायरुवेट काइनेज का इसको डबल ऐसे याद रखिए। दूसरा जो पायरुवेट काइनेज का इनहिबिटर है वो है इलेनिन। इलेनिन, अगर इलेनिन का कंसंट्रेशन मसल में ज्यादा हो गया तो भी पायरुवेट काइनेज इनहिबिट होगा। इलेनिन किस चीज से बनता है, इलेनिन असल में बनता है पायरुवेट से। इलेनिन बनता है पायरुवेट से मसल में। इलेनिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पायरुवेट काइनेज इनहिबिट होगा। लेकिन इस केस में ये पायरुवेट काइनेज को सिग्नल कर रहा है कि मेरा जो अपना प्रिकर्सर है, जिस चीज से मैं बन रहा हूँ, जिस चीज से मेरा सिंथेसिस हो रहा है, असल में वो चीज ज्यादा है। ये सिग्नल कर रहा है कि पायरुवेट जिससे मैं बन रहा हूँ वो ज्यादा है। तो इलेनिन मॉलिक्यूल क्या कर देता है, पायरुवेट काइनेज को इनहिबिट कर देता है। दो इनहिबिटर हो गए इसके, एटीपी और इलेनिन। एटीपी और इलेनिन पायरुवेट काइनेज को इनहिबिट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक तीसरा मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं फीड फॉरवर्ड स्टिमुलेशन। फीड फॉरवर्ड स्टिमुलेशन में क्या होता है, तो जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट के कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाते हैं तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट आके पायरुवेट काइनेज को सिग्नल कर देता है और इसको कहते हैं कि आप अपनी एक्टिविटी ज्यादा करें। क्यों एक्टिविटी ज्यादा करें, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है, इंटरमीडिएट आ रहा है, बहुत सारे इंटरमीडिएट आ रहे हैं और इनका मेटाबॉलिज्म होना है। तो आप अपनी एक्टिविटी ज्यादा करें, पायरुवेट फास्फोइनोल पायरुवेट को रैपिडली कन्वर्ट करें पायरुवेट में। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, फीड फॉरवर्ड स्टिमुलेशन। फीड फॉरवर्ड स्टिमुलेशन में क्या होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट आके पायरुवेट काइनेज की एक्टिविटी को एनहांस कर देता है।